अस्सलाम वालेकुम क्लास, वेलकम टू द 8 लेक्चर ऑफ द सीवीटी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। आज के जो हमारे लेक्चर का टॉपिक है इट्स अबाउट कंकरेंसी कंट्रोल की डिफरेंट डेटाबेसेस में हम किस तरह डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेसेस में कंकरेंसी को मेंटेन कर सकते हैं। ओके, लॉकिंग बेस्ड कंकरेंसी कंट्रोल। लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था, एसेट की 4-5 प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी जिसमें कंकरेंसी कंट्रोलिंग टेक्निक इंश्योर्स दैट द मल्टीपल ट्रांजैक्शन आर एग्जीक्यूटेड साइमल्टेनियसली व्हाइल मेंटेनिंग द एसेट प्रॉपर्टीज ऑफ द ट्रांजैक्शन एंड सीरियलाइजेबिलिटी इन द शेड्यूल। हमने लास्ट लेक्चर में यही पढ़ा था कि जब भी हमारे पास एक या इससे ज़्यादा ट्रांजैक्शन हो रही होती हैं तो उनके लिए मस्ट होता है कि वो कंकरेंसी मेंटेन करें, मतलब कि कंकरेंट ट्रांजैक्शंस जो हैं वो आपके कंसिस्टेंट डेटाबेस स्टेट में लेकर आए और उन्होंने एसेट प्रॉपर्टीज़ मस्ट मेंटेन करनी होती हैं। ओके, अब इस चैप्टर में हम डिफरेंट कंकरेंसी कंट्रोल किस तरह हम डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस में डिफरेंट ट्रांजैक्शंस की मल्टीपल ट्रांजैक्शन की कंकरेंसी को कंट्रोल कर सकते हैं वो देखेंगे। फर्स्ट वन इज़ लॉकिंग बेस्ड कंकरेंसी कंट्रोल प्रोटोकॉल्स। डिफरेंट प्रोटोकॉल्स यूज़ होते हैं कंकरेंसी के लिए। सबसे पहला जो हमारा कंट्रोल प्रोसेस कंट्रोल प्रोटोकॉल है वो है लॉकिंग बेस्ड कंकरेंसी कंट्रोल प्रोटोकॉल। Okay, first one is locking based concurrency control. Locking based concurrency control protocol use the concept of the locking the data item. जिस तरह आप ऑपरेटिंग सिस्टम में पढ़ते हैं कि किस तरह दो प्रोसेसेस की आप कंकरेंसी कंट्रोल करते हैं, किस तरह वो लॉक को होल्ड कर लेते हैं और रिसोर्सेज अगले को लेने देते हैं या अगले को अलाउ नहीं करते, इसी तरह डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस में भी लॉकिंग बेस्ड कंकरेंसी कंट्रोल प्रोटोकॉल ऐसे ही काम करता है। अ लॉक इज अ वेरिएबल एसोसिएटेड विद द डाटा आइटम दैट डिटरमाइंस वेदर द रीड और राइट ऑपरेशन कैन बी परफॉर्म्ड ऑन द डाटा आइटम और नॉट। लॉक एक ऐसा वेरिएबल है जो कि ये डिसाइड करता है कि डेटाबेस में रीड का ऑपरेशन या राइट का ऑपरेशन अलाउ होगा किसी डाटा आइटम पे या नहीं। वो कौन डिसाइड करता है? वो आपके सिस्टम का लॉक डिसाइड करता है। जनरली अ लॉक कंपैटिबिलिटी मैट्रिक्स इज यूज्ड व्हिच स्टेट्स वेदर अ डाटा आइटम कैन बी लॉग्ड by the two transactions at the same time or not. Locking based concurrency control system can use either the one phase locking or two phase locking protocol. क्योंकि लॉक डिसाइड करता है कि आपके डाटा आइटम रीड राइट हो सकता है या नहीं हो सकता, उसकी बेस पे दो आगे लॉकिंग के फेज हैं। फर्स्ट वन इज वन फेज लॉकिंग, ये दो ट्रांजेक्शन्स के लिए है या सिंगल के लिए। सेकेंड इज टू फेज लॉकिंग प्रोटोकॉल। फर्स्ट वन इज वन फेज लॉकिंग प्रोटोकॉल एंड सेकेंड इज टू फेज लॉकिंग प्रोटोकॉल। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? वन फेज लॉकिंग प्रोटोकॉल में क्या होता है और टू फेज लॉकिंग प्रोटोकॉल में क्या होता है? वन फेज लॉकिंग प्रोटोकॉल में ये होता है कि ईच ट्रांजेक्शन लॉक्स एन आइटम बिफोर यूज एंड रिलीज द लॉक एज सून एज इट हैज़ फिनिश्ड यूजिंग इट। वन फेज लॉकिंग में हर एक ट्रांजेक्शन, इंडिविजुअल ट्रांजेक्शन, ट्रांजेक्शन 1, ट्रांजेक्शन 2, ट्रांजेक्शन 3, वन बाय वन क्या करती हैं? वो एक लॉक ले लेती हैं बिफोर यूज़, मतलब कोई भी चीज़ राइट और रीड करने से पहले वो एक लॉक जो है वो एक्वायर कर लेती हैं और जैसे ही वो सिस्टम के डाटा आइटम पे रीड और राइट कर लेती हैं वो लॉक उतनी जल्दी ही रिलीज़ कर देती हैं। दिस लॉकिंग मेथड परफॉर्म्स अ मैक्सिमम कंकरेंसी बट डज नॉट ऑलवेज इनफोर्स सीरियलाइजेबिलिटी। हमेशा ये वाले जो लॉक है ये आपकी कंकरेंसी जो है एफिशिएंटली मेंटेन करें, मगर ये फिर सीरियलाइजेबिलिटी को इंश्योर नहीं करते, यानी सीरीज़ में जो सारा काम होता है उसमें ऐसी इंश्योरिटी कोई नहीं होती ट्रांजेक्शन्स की। ओके, टू फेज लॉकिंग में क्या होता है? एक ट्रांजेक्शन जो होती है उसको जितने भी लॉक्स चाहिए होते हैं या जितने भी ऑपरेशंस चाहिए होते हैं वो क्या करती है? पहले से ही सब कुछ अपने पास ऑन करके रख लेती है। ऑल लॉकिंग ऑपरेशन प्रीसीड द फर्स्ट लॉक रिलीज और द अनलॉक रिलीज। The transaction comprises of the two phase. In the first phase, a transaction only acquires all the locks it needs and does not release any lock. This is called the expanding or the growing phase. In the second phase, the transaction releases the locks and cannot request any new locks. This is called shrinking phase. समझ आ गई? टू फेज लॉकिंग में क्या करता है? जितनी ट्रांजेक्शन्स को लॉक चाहिए होते हैं, एक ट्रांजेक्शन को सपोज 4 या 5 लॉक्स चाहिए, वो सारे के सारे लॉक्स एक दफ़ा ले लेते हैं। ट्रांजेक्शन स्टार्ट करने से पहले ये क्या फेज़ होती है? उनकी ग्रोइंग फेज़ होती है और किसी भी लॉक को रिलीज़ नहीं करते अनटिल के जो सारी ट्रांजेक्शन है वो कंप्लीट हो जाए। जब सारी ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो जाती है तो वो वन बाय वन उन्होंने जितने लॉक एक्वायर किए होते हैं वो उसके बाद रिलीज़ करना शुरू कर देते हैं। Every transaction that follows the two-phase locking protocol is guaranteed to be serializable. However, this approach lowers the parallelism between the two conflicting ट्रांजेक्शन। हर एक प्रोटोकॉल का हर एक चीज़ का एडवांटेज भी होता है और डिसएडवांटेज होता है। इसी तरह वन फेज लॉकिंग का भी डिसएडवांटेजेस है और टू फेज लॉकिंग का भी डिसएडवांटेज है। वन फेज लॉकिंग का डिसएडवांटेज ये है कि वो सीरियलाइजेबिलिटी इंश्योर नहीं करता। टू फेज लॉकिंग जो है वो सीरियलाइजेबिलिटी इंश्योर करता है, मगर अगर पैरेलल ट्रांजेक्शन्स काम कर रही हों तो उसमें
दोनों ट्रांजेक्शन में कन्फ्लिक्ट आ जाता है कि किस ट्रांजेक्शन ने सारे लॉक्स एक्वायर किए थे और उसने होल्ड किए हुए और अपना काम पूरा करने के बाद वो हमें वो लॉक्स रिटर्न करेगा। ओके, जो सेकंड कंकरेंसी कंट्रोल का एल्गोरिदम है वो टाइम स्टैम्प कंकरेंसी कंट्रोल एल्गोरिदम है। आप क्या करते हैं, डिफरेंट टाइम स्टैम्प्स पे अपने डेटाबेस की कंकरेंसी को कंट्रोल कर रहे होते हैं। टाइम स्टैम्प बेस्ड कंकरेंसी कंट्रोल एल्गोरिदम यूजेस अ ट्रांजैक्शन टाइम स्टैम्प, यानी कि हर ट्रांजैक्शन के साथ एक टाइम स्टैम्प होता है टू कोऑर्डिनेट द कंकरेंट एक्सेस ऑफ द डेटा item to ensure serializability. A timestamp is a unique identifier given by the database management system to the transaction that represent the transaction start at this time. Timestamp का ये मतलब होता है कि आपकी हर ट्रांजेक्शन के साथ एक टाइम अटैच होगा। फॉर एग्जांपल ट्रांजेक्शन 1 ने 5 सेकंड में कंप्लीट करना, ये 10 PM पे ट्रांजेक्शन 1 जो है वो स्टार्ट होगी। ये क्या होता है, टाइम स्टैम्प होता है जो कि इंश्योर ये करता है कि आपकी ट्रांजेक्शन जो है वो कंकरेंट है। These algorithm ensures that the transaction commit in the order dedicated by their timestamp. An older transaction should commit before a younger transaction since the older transactions enter the system before the younger one. अब क्योंकि हमने हर ट्रांजेक्शन के साथ एक टाइम स्टैम्प अटैच किया होता है, लाइक 5:10 पे ट्रांजेक्शन 1 रन होगी, 6:10 पे ट्रांजेक्शन 2 रन होगी, 7:10 पे ट्रांजेक्शन 3 रन होगी। तो जो सबसे ओल्डेस्ट ट्रांजेक्शन थी, यानी जिसकी रिक्वेस्ट सबसे पहले आएगी, पहले वही वाला फंक्शन जो है हमारे पास परफॉर्म होगा, उसके बाद सेकंड और उसके बाद थर्ड फंक्शन जो है वो परफॉर्म होगा। ओके, टाइम स्टैम्प बेस्ड कंकरेंसी कंट्रोल टेक्निक जनरेट सीरियलाइजेबिलिटी। ये हम ऊपर पढ़ चुके हैं कि किस तरह वो सीरियलाइजेबिलिटी जनरेट करता है। शेड्यूल सच दैट द इक्विवेलेंट सीरियल शेड्यूल इज अरेंज्ड इन ऑर्डर ऑफ द एज ऑफ द पार्टिसिपेटिंग ट्रांजेक्शन। जो उसकी एज है उस एज के अगेंस्ट जो है वो सीरियलाइजेबिलिटी मेंटेन कर रहा होता है। अब कुछ टाइम स्टैम्प बेस्ड कंकरेंसी कंट्रोल एल्गोरिदम है। सबसे पहला क्या है, बेसिक टाइम स्टैम्प ऑर्डरिंग एल्गोरिदम, कंजर्वेटिव टाइम स्टैम्प एल्गोरिदम ऑर्गेनिज्म एंड मल्टी वर्जन एल्गोरिदम बेस्ड अपॉन दी टाइम स्टैम्प ऑर्डरिंग। हमने पढ़ा पहले कि टाइम स्टैम्प ऑर्गेनिज्म जो है वो इस बेस पे रन करता है कि जो ओल्डर ट्रांजेक्शन है उसको पहले अलाउ करता है और उसके बाद लोअर ट्रांजेक्शन को अलाउ करता है। इसके अलावा कुछ कंडीशंस ऐसी हो सकती हैं कि सपोज ओल्डर ट्रांजेक्शन जो है वो रन ही नहीं हो रही या इशू आ गया, तो इसके भी आगे टाइम बेस्ड के 3 फर्दर एल्गोरिदम्स हैं। उनका क्या नाम है, बेसिक टाइम स्टैम्प, कंजर्वेटिव टाइम स्टैम्प एंड मल्टी वर्जन टाइम स्टैम्प। अब वो किस तरह काम करते हैं, टाइम स्टैम्प बेस्ड ऑर्डरिंग फॉलो द 3 रूल्स टू इन्फोर्स सीरियलाइजेबिलिटी। हमेशा कोई भी इनमें से टाइम स्टैम्प एल्गोरिदम रन हो रहा होता है तो वो ये 3 रूल जो हैं, असेस रूल, लेट ट्रांजेक्शन रूल और यंगर ट्रांजेक्शन रूल, इन तीनों रूल्स पे बेस करते हैं। बेसिकली इसका रूल ये होता है कि ओल्डर ट्रांजेक्शन फर्स्ट टाइम पे रन करेगी, मगर अगर उसमें कुछ इशू है तो ये 3 रूल इसने मस्ट फुलफिल करने होते हैं, जिसमें सबसे पहला रूल कौन सा होता है, असेस रूल। असेस रूल अब क्या करता है, when true transactions try to assess the same data item simultaneously for conflicting operation, priority is given to the older transaction. This causes the younger transaction to wait for the older transaction to commit. असेस रूल है ये बाय डिफ़ॉल्ट जो हमने पढ़ा कि जो आपके पास पहले ट्रांजेक्शन आई होगी उसी को ही पहले कमिट करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास रिक्वेस्ट आई है पहले पैसे डिपॉजिट करने की, तो आप पहले पैसे डिपॉजिट ही करेंगे, उसके बाद आप उसको विड्रॉ की रिक्वेस्ट आई, उसके बाद ही आप उससे पैसे जो हैं विड्रॉ कर सकते हैं। अब असेस रूल में ये होता है कि जो ट्रांजेक्शन सबसे पहले आई है आपने उसी को ही असेस देनी है, आपने वही रीड एंड राइट ऑपरेशन परफॉर्म करना है। जब वो पहली ट्रांजेक्शन अपना काम कंप्लीट कर लिया, देन उसके बाद जो सेकंड ट्रांजेक्शन आई है यंगर ट्रांजेक्शन, आपने उसको असाइन करना है टाइम स्टैम्प। ओके, लेट ट्रांजेक्शन रूल ये होता है, इफ़ अ यंगर ट्रांजेक्शन हैज़ रिटर्न अ डाटा आइटम देन एन ओल्डर ट्रांजेक्शन इज़ नॉट अलाउड टू रीड और राइट द डाटा आइटम। दिस रूल प्रिवेंट्स द ओल्डर ट्रांजेक्शन फ्रॉम कमिटिंग आफ्टर द यंगर ट्रांजेक्शन हैज़ ऑलरेडी कमिटेड। लेट ट्रांजेक्शन का रूल ये होता है कि आपके पास जो यंगर ट्रांजेक्शन है अगर उसने कुछ पहले ही रीड और राइट डाटा कर दिया सिस्टम पे, तो ओल्डर ट्रांजेक्शन जो है वो उस पर रीड और राइट दोबारा नहीं कर सकती। यानी कि आपने अगर बैंक से पैसे जो हैं वो विड्रॉ करा लिए हैं 10,000, तो ऐसा नहीं हो सकता कि ओल्डर ट्रांजेक्शन जो कि पहले आई थी जिसने डिपॉजिट कराने थे वो अब उसको चेंज कर दे कि आप 10,000 निकाल भी लें और आपके बैंक में फिर से 50,000 लिखा हुआ नजर आए, ऐसा नहीं हो सकता। दिस रूल प्रिवेंट्स दी ओल्डर ट्रांजेक्शन। ये रूल करता क्या है, जो आपकी ओल्डर ट्रांजेक्शन है उसको रोकता है कि आप ये काम नहीं कर सकते। अब अगर यंगर ट्रांजेक्शन के बाद आपने बैंक में 10,000 जमा कराए तो आपको 40,000 दिखाएगा, 50,000 नहीं दिखाएगा। ये लेट ट्रांजेक्शन रूल है।
Okay, last one is younger transaction rule. A younger transaction can read or write a data item that has already been written by the older transaction. जो यंगर ट्रांजेक्शन है उसको हर चीज़ नज़र आएगी जो ओल्डर ट्रांजेक्शन पहले ही लिख चुकी है. सपोज ओल्डर ट्रांजेक्शन ये थी कि आपने पैसे जो है वो डिपॉजिट कराने 10,000, तो यंगर ट्रांजेक्शन को अब नज़र आ रहा है 50,000 की बजाय अकाउंट में कितना है 10,000 रुपया, 60,000 रुपया पड़ा हुआ है. इसका क्या मतलब कि ओल्डर ट्रांजेक्शन ने जो भी चीज़ लिखती है रीड और राइट कर दी है वो यंगर ट्रांजेक्शन को नज़र आएगी. ओके, थर्ड वन इज ऑप्टिमिस्टिक कंकरेंसी कंट्रोल एल्गोरिदम. ऑप्टिमिस्टिक क्या होते हैं कि हम एक ऑप्टिमम लेवल पे जाके चीज़ें जो हैं वो सेट कर लेते हैं, एक एक्यूरेट लेवल पे ही हमारी कंकरेंसी जो है सिस्टम की वो मेंटेन हो रही होती है. इन सिस्टम विद लो कन्फ्लिक्ट रेट्स, ऐसे सिस्टम जहाँ पर कन्फ्लिक्टिंग रिक्वायरमेंट्स या कन्फ्लिक्टिंग ट्रांजेक्शंस होती हैं वो बहुत कम होती हैं. द टास्क ऑफ वैलिडेटेड एवरी ट्रांजेक्शन फॉर serializability may lower the performance. In these cases the test for the serializability is postponed to just before commit. Since the conflict rate is low, the probability of aborting transactions which are not serializable is also low. This approach is called the optimistic concurrency control technique. इसमें ये होता है बेटे हम एक ऑप्टिमम लेवल अचीव कर लेते हैं जिसके थ्रू हम देख रहे होते हैं कि हमारी जो ट्रांजेक्शन्स हैं वो सीरियलाइजेबिलिटी परफॉर्म करी है या नहीं, ये जो ट्रांजेक्शन है वो सीरियलाइजेबल है या नहीं. उसमें क्या होता है कि हमारी हर ट्रांजेक्शन का एक्यूरेट ट्रांजेक्शन होती है, यानी कि 95% चांसेस होंगे या 85% चांसेस होंगे कि आपकी जो ट्रांजेक्शन है वो सारी की सारी कमिट होंगी. कोई एक या 10% ऐसी आपकी ट्रांजेक्शन्स होंगी जो कि कमिट नहीं हो सकेंगे, जिनमें कोई एरर आ जाएगा और वो ट्रांजेक्शन अबॉर्ट हो जाएंगी. बहुत रेयर ऐसे चांसेस हैं. जब ऐसे चांसेस रहें इसका क्या मतलब कि आपकी सीरियलाइजेबिलिटी ज़्यादा मेंटेन हो रही है और बहुत कम चांसेस हैं कि आपकी ट्रांजेक्शन्स जो हैं वो सीरियलाइजेबल ना हो रही हो. ये क्या होता है, ये ऑप्टिमम अप्रोच एल्गोरिदम होता है जिसमें हम क्या करते हैं, एक ऐसा ऑप्टिमाइज्ड रूल लगा देते हैं कि जब भी हम टेस्ट रन करेंगे, जब भी हम एग्जीक्यूट करेंगे अपनी ट्रांजेक्शन, तो 75% उसकी एक्यूरेसी आएगी और बाकी जो रेस्ट है उसकी एक्यूरेसी उसमें कुछ एरर हो सकता है. वो जो बाकी लिमिट है वो जो 25% है वो 100 में से बहुत थोड़ा सा पोर्शन है जो कि आपकी ट्रांजेक्शन्स को अबॉर्ट करेगा. ओके, इन दिस अप्रोच अ ट्रांजेक्शन लाइफ साइकिल इज डिवाइडेड इनटू 3 फेजेस. आपकी जब ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच आप फॉलो कर रहे होते हैं तो आपकी ट्रांजेक्शन को 3 फेजेस में डिवाइड किया जाता है. एक एग्जीक्यूशन फेज जिसमें आपकी ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूट हो रही होती है, एक वैलिडेशन फेज जिसमें आप उस ट्रांजेक्शन को वैलिडेट करते हैं, देन एक कौन सी फेज होती है, कमिट फेज. ये क्या एक प्रॉपर प्रोसीजर उन्होंने डिफाइन किया है कि ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूटिंग फेज में किस तरह काम करेगी, उसके बाद हम उसको वैलिडेट कर देंगे और फिर कमिट, यानी कि आपकी ट्रांजेक्शन के अबॉर्ट होने के चांसेस जो हैं वो बहुत कम हो जाएंगे. A transaction fetch the data items to the memory and perform operation on them. ट्रांजेक्शन क्या करती है, मेमोरी में से डाटा आइटम उठाती है और उस पर ऑपरेशन परफॉर्म कर सकती है, इंसर्ट, अपडेट और डिलीट की. ये कौन सा फेज है, एग्जीक्यूशन, जहाँ पर आपके कोड में चेंजेस हो रही हैं. वैलिडेशन फेज में क्या करते हैं, A transaction perform check to ensure that committing its changes to the data phase pass the serializability test. वैलिडेशन फेज में ये करते हैं कि जो आपने चेंजेस किए डेटाबेस के अंदर वो सीरियलाइजेबिलिटी टेस्ट को पास करिए या नहीं, यानी कि वो चेंज जो है वो हर डिफरेंट सर्वर पे हुई है या कमिट नहीं हुई. ओके, थर्ड फेज में हम ये चेक करते हैं कि जो रीड और राइट किया था डाटा वो क्या डिस्क में भी रीड और राइट हो गया है, कमिट हो गई है, कंप्लीट हो गई ट्रांजेक्शन. सपोज आपने पैसे विड्रॉ किए थे तो वो क्या माइनस हो गए आपके अकाउंट से या नहीं हुए. दिस एल्गोरिदम यूजेस द 3 रूल्स इनफोर्स द सीरियलाइजेबिलिटी इन वैलिडेशन फेज. अब वैलिडेशन फेज में हमने ये कहा कि वो इंश्योर करती है कि जो रीड और राइट किया है वो सीरियलाइजेबिलिटी टेस्ट को भी पास करे. वो सीरियलाइजेबिलिटी टेस्ट करने के लिए भी फर्दर 3 रूल हैं. पहला रूल क्या है, गिवन द 2 ट्रांजेक्शन, आप सपोज कर लें कि आपके पास 2 ट्रांजेक्शन है, ट्रांजेक्शन आई एंड ट्रांजेक्शन जे. इफ द ट्रांजेक्शन आई इज रीडिंग द डाटा आइटम विच ट्रांजेक्शन टी जे इज़ राइटिंग. सपोज कि ट्रांजेक्शन टी जे जो कि सेकेंड ट्रांजेक्शन है वो आपके डाटाबेस में कुछ लिख रही है, तो ट्रांजेक्शन टी आई जो इसको रीड कर रही है. टी आईज एग्जीक्यूशन फेज कैन नॉट ओवरलैप विद टी जेज कमिट फेज. अब टी आई जो कि रीड कर रही है वो एग्जीक्यूशन फेज में है, वो जो ट्रांजेक्शन टी जे जो कि राइट कर चुकी है वो कमिट फेज में है, आपस में ओवरलैप नहीं करनी चाहिए. ये रूल नंबर 1 है. TJ can commit only if the TI has finished execution. तो ट्रांजेक्शन TJ कमिट तभी करेगी जब TI ने फिनिश कर ली एग्जीक्यूशन, यानी कि TJ अगर आपके डाटा में, आपके डेटाबेस में कोई डाटा जो है वो इंसर्ट कर रही है, ट्रांजेक्शन TI उसको देख रही है. जब आपने यहाँ पर 10,000 जो है वो एंटर कर दिए हैं अपने बैंक में और TI को वो नज़र आ गए कि 50,000 से 60,000 हो गए अमाउंट,
तो टी जो है वो TJ जो है वो वाली ट्रांजेक्शन जो है वो कमिट हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी कि आपने बैंक में 10,000 डिपॉजिट कर दिया है। ओके, रूल नंबर 2 क्या है? गिवन दी टू ट्रांजेक्शन TI एंड TJ, फिर सपोज कर लें कि आपके पास दो ट्रांजेक्शन, एक TI है और TJ है। TI जो है अब वो राइट करिए डाटा आइटम और TJ जो है वो रीड करिए डाटा आइटम। Then the TI's commit phase cannot overlap with the TJ's execution phase. TJ start execution only after the T1 has committed. अब उसने ये कहा दोबारा हमारे पास दो ट्रांजेक्शन है, अब सबसे पहले TI जो है वो राइट करना चाहती है डाटा आइटम और TJ जो है वो रीड करना चाहती है। तो TJ जो है वो तभी एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर सकती है जब जो TI जो है उस पर कुछ राइट कर दे। ऑब्वियसली उसने राइट ही नहीं किया तो TJ रीड नहीं कर सकती, इसलिए जब TI कमिट होगी फिर ही जो TJ है वो डाटा रीड कर सकती है। ओके, थर्ड रूल क्या है? दोबारा सपोज करें कि दो ट्रांजेक्शन्स हैं हमारे पास TI एंड TJ। इफ़ TI इज़ राइटिंग द डाटा आइटम विच द TJ इज़ ऑल्सो राइटिंग, then TJ's commit phase cannot overlap with the TI's commit phase. The TJ can start to commit only after the TI has committed. ओके, इसमें ये कह रहा है अगर तो ट्रांजेक्शन 1 और ट्रांजेक्शन 2 दोनों ही जो हैं वो कुछ राइट करना चाह रही हैं सिस्टम पे, तो जो पहले ट्रांजेक्शन्स हैं वो पहले कमिट होगी और जो बाद में ट्रांजेक्शन आई है वो बाद में राइट करके कमिट होगी। इसका क्या मतलब? TI भी कुछ लिखना चाहती है ट्रांजेक्शन सिस्टम में और TJ भी सिस्टम में कुछ लिखना चाहती है, तो जब TI लिख के ख़त्म होगी देन TJ लिख के ख़त्म होगी। ऐसा नहीं हो सकता कि दोनों एक टाइम पे हो जाएं। ओके, कंकरेंसी कंट्रोल अब आप डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस में किस तरह हैंडल करते हैं? ये डिफरेंट एल्गोरिदम्स जो हम ऊपर पढ़ चुके हैं कंकरेंसी कंट्रोल के, ये सारे के सारे एल्गोरिदम्स हम अपने डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस में लगाते हैं और मल्टीपल जगह पर जहाँ पर हमारे डेटाबेस के सर्वर्स पड़े हैं उनमें हम कंकरेंसी शो कर सकते हैं। अब सबसे पहला क्या है हमारे पास? डिस्ट्रीब्यूटेड टू फेज लॉकिंग एल्गोरिदम, जो हमने सबसे पहले लॉकिंग फेज कंकरेंसी कंट्रोल पढ़ी थी, उसका जो सेकंड पार्ट था टू फेज लॉकिंग एल्गोरिदम, डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस में हम वो यूज़ करते हैं। द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड टू फेज लॉकिंग एल्गोरिदम इज सेम एज द बेसिक टू फेज लॉकिंग एल्गोरिदम। दोनों का पर्पस सेम ही है, यानी कि आपके सिस्टम ने सारे के सारे लॉक पहले एक्वायर कर लेने हैं, जितनी भी ट्रांजेक्शन को चाहिए वो सारे 1 बाय 1 एग्जीक्यूशन स्टार्ट करेंगे और एंड पे सारे लॉक रिलीज़ कर देंगे और उसके बाद उस ट्रांजेक्शन ने कोई भी लॉक दोबारा एक्वायर नहीं करना। However, in the distributed system, there are sites designed at the lock managers. A lock manager control the lock acquisition request from the transactions monitor. हमारे डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सिस्टम में हमारे पास एक लॉक मैनेजर होता है जो कि सारे लॉक्स को हैंडल करा होता है। वो ये देखता है कि किसको लॉक की रिक्वेस्ट है, किस ट्रांजेक्शन ने कितने लॉक्स की रिक्वेस्ट की है और उसने फ़िलहाल कितने लॉक जो हैं वो एक्वायर किए हुए हैं। In order to enforce the coordination between the lock managers and the various site, at least one site is given the authority to see all the transaction and detect the lock conflict. अच्छा, डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सिस्टम में वो कहता है जब हमने लॉक मैनेजर क्रिएट किया हुआ है तो हमारे पास एटलीस्ट एक सर्वर में सारी एक्सेस होनी चाहिए जहाँ पर हमें ये पता लगे कि किस किस ट्रांजेक्शन ने कितने लॉक हमसे एक्वायर किए हुए हैं, ताकि दूसरी जो ट्रांजेक्शन्स हैं उनको हम वो लॉक ना असाइन करें और कोई भी ट्रांजेक्शन्स का कन्फ्लिक्ट ना आ सकें। Okay, depending upon the number of the sites who can detect the lock conflict, distributed two-phase locking approaches can be of 3 types. अब जब आपके पास डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस में आपने टू फेज लॉकिंग एल्गोरिदम फाइंड करना है तो उसके लिए 3 अप्रोचेज आप यूज़ कर सकते हैं कि कैसे पता लगेगा कि किसने लॉक डिटेक्ट किए, किसने लॉक एक्वायर किया हुआ है और किसको लॉक चाहिए, और वो लॉक का कन्फ्लिक्ट किस तरह पता लगेगा। वो इन 3 चीज़ों से पता लगेगा। आप सेंट्रलाइज टू फेज लॉकिंग भी कर सकते हैं, प्राइमरी कॉपी रख सकते हैं अपने टू फेज लॉकिंग की, और डिस्ट्रीब्यूटेड टू फेज लॉकिंग भी कर सकते हैं। आप सेंट्रलाइज टू फेज लॉकिंग में क्या होता है? One site is designed as the central lock manager. All the sites in the environment know the location of the central lock manager and obtain lock from it during the transaction. Central locking phase में आप क्या करते हैं? मल्टीपल सर्वर्स की बजाय एक सर्वर पे जाके सारे लॉक मैनेजर का लॉक क्रिएट कर देते हैं, और वो जो लॉक मैनेजर जो होता है उसके पास सारे जितने भी लॉक्स हैं उनकी डिटेल होती है कि किस ट्रांजेक्शन्स ने लॉक कितने लिए हुए हैं और किस ट्रांजेक्शन को नए लॉक चाहिए। ये सारी की सारी रिक्वेस्ट आपने एक सेंट्रलाइज्ड साइट पे ही जाके रख दी होती है। अब जिस ट्रांजेक्शन को लॉक चाहिए उसके पास उस सेंट्रलाइज्ड लॉक मैनेजर की डिटेल होती है, वो वहाँ से जाके लॉक की अपनी रिक्वेस्ट करता है और अपनी ट्रांजेक्शन के लॉक जो है वो मेंटेन कर सकता है। Okay, second is primary copy of the two-phase locking. In this approach, a number of sites are designed as a lock control center. Each of the sites has the responsibility of managing a defined set of lock. All the sites know
which log control center is responsible for managing the log of which data table fragment and item। इसमें आप क्या करते हैं, आप डिफरेंट लॉग मैनेजर्स जो होते हैं वो डिज़ाइन कर लेते हैं और डिफरेंट साइट्स को रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दे देते हैं अपने अपने ओन पे कि वो क्या करें, लॉग्स हैंडल करें। आप जिस ट्रांजैक्शन के पास जो सर्वर सबसे ज़्यादा या जो साइट सबसे ज़्यादा पास पड़ती है वो उस साइट पे जाके लॉक की रिक्वेस्ट करता है और वो लॉक हैंडल कर लेता है, वहाँ से ले लेता है, एक्वायर कर लेता है, काम करता है और उस साइट को वापस दे देता है लॉक। ओके, डिस्ट्रीब्यूटेड टू फेज लॉकिंग में क्या होता है, देयर आर नंबर ऑफ द लॉक मैनेजर्स वेयर ईच लॉक मैनेजर कंट्रोल द लॉक ऑफ द डाटा आइटम स्टोर्ड एट इट्स लोकल साइट। द लोकेशन ऑफ द लोकल मैनेजर इज बेस्ड अपॉन द डाटा डिस्ट्रीब्यूशन एंड रेप्लिकेशन। अब डिस्ट्रीब्यूटेड टू फेज लॉक में क्या होता है, आपने कुछ लिमिटेड कंप्यूटर्स को कॉपी नहीं दी होती, आपने हर जो साइट है उसके पास लॉक मैनेजर क्रिएट करके रखा होता है। हर साइट जो है अपनी अपनी ट्रांजैक्शंस को लॉक दे भी रही होती है, उनसे लॉक वापस भी ले रही होती है, उनकी जिस तरह किस्म की नीड होती है उतने लॉक उन्हें प्रोवाइड किए जा रहे होते हैं। ये हर एक साइट पे सेपरेटली हैंडल हो रहा होता है सर्विस में। ओके, सेकेंड वन इज हमने पढ़ा था टाइम स्टैम्प कंकरेंसी कंट्रोल एल्गोरिथम, जिसमें हम अपनी ट्रांजैक्शंस के साथ एक टाइम स्टैम्प लगा देते थे। अब वो डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में किस तरह हैंडल होता है। इन दी सेंट्रलाइज सिस्टम टाइम स्टैम्प ऑफ एनी ट्रांजैक्शन इज डिटरमाइंड बाय द फिजिकल लॉक रीडिंग। ऐसा ही है, सेंट्रलाइज सिस्टम में हम टाइम स्टैम्प डिफाइन कर देते हैं, जिसने लॉक एक्वायर किया इसके बाद इतने मिनट पे ये ट्रांजैक्शन रन होगी, इतने मिनट पे ये ट्रांजैक्शन रन होगी, ओल्डर पहले होगी, शॉर्टर बाद में होगी, यंगर बाद में होगी, ऐसा ही है। बट इन द डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सिस्टम any site lock physically or logically clock recording cannot be used as a global timestamp since they are not globally unique, so the timestamp comprises of the combination of the site id and site clock reading। क्या कह रहा है, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सिस्टम पे हमारे पास मल्टीपल साइट से मल्टीपल ट्रांजेक्शन्स आ रही होती हैं, तो हम सिर्फ उसने जो फिजिकल लॉक एक्वायर किया होता है उसकी बेस पे उसको टाइम स्टैम्प नहीं असाइन कर सकते। डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम पे जब हमें टाइम स्टैम्प किसी ट्रांजैक्शन को साइन करना होता है तो हमें उसकी साइट की आईडी देनी पड़ती है कि ये ट्रांजैक्शन इस साइट से आ रही है और इस साइट पे इसकी क्लॉक रीडिंग ये थी और उसने ये वाला लॉक एक्वायर किया हुआ है, तो इसका टाइम स्टैम्प कौन सा बनता है, 7.25 का, यानी कि 7:25 पे ये ट्रांजैक्शन जो एग्जीक्यूट होनी है। For implementing the timestamp ordering system, each site has a scheduler that maintains a separate queue for each transaction manager। टाइम स्टैम्प ऑर्डरिंग सिस्टम के लिए हर सिस्टम जो है वो अपने पास एक स्केजुलर मेंटेन करा होता है, जिसमें डिफरेंट आपकी ट्रांजैक्शन जो होती हैं उनके शेड्यूल्स डिफाइन होते हैं कि इस टाइम में ये वाली ट्रांजैक्शन जो है वो एग्जीक्यूट होंगी। ड्यूरिंग ट्रांजैक्शन और ट्रांजैक्शन मैनेजर सेंड्स अ लॉक रिक्वेस्ट टू दी साइट शेड्यूलर। जब ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट हो रही होती है जैसे ही, तो ट्रांजैक्शन मैनेजर जो होता है वो जो शेड्यूलर होता है उसको रिक्वेस्ट भेज देता है कि मेरी फलां ट्रांजैक्शन को इतने लॉक्स एक्वायर हैं। शेड्यूलर चेक करता है कि किस शेड्यूल पे इस ट्रांजैक्शन को हमने लॉक प्रोवाइड करने। द शेड्यूलर पुट्स द रिक्वेस्ट ऑफ द कॉरेस्पॉन्डिंग क्यू इन द इंक्रीजिंग टाइम स्टैम्प ऑर्डर। देखो वो क्या करता है, नेक्स्ट अपने ऑर्डर में लिख देता है कि इस लॉक के बाद नेक्स्ट ये ट्रांजैक्शन इतने टाइम पे एग्जीक्यूट होगी, इनको लॉक एक्वायर है। ओके, requests are processed from the front of the queue in order of their timestamp, that is the oldest is first। वही रूल फॉलो करता है कि जो सबसे पहले ट्रांजैक्शन आई उसको सबसे पहले लॉक मिलता है और वो सबसे पहले एग्जीक्यूट हो जाती है। ओके, लास्ट वन इज कन्फ्लिक्ट ग्राफ। कन्फ्लिक्ट ग्राफ्स क्या होते हैं, another method is to create a conflict graph। इसमें आप क्या करते हैं, डिफरेंट ट्रांजेक्शन जो होते हैं उनके कन्फ्लिक्ट को एज अ ग्राफिकली फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं ताकि जो है आप बेटर हैंडल कर सके डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में अपनी ट्रांजेक्शन्स के कन्फ्लिक्ट को। फॉर दिस ट्रांजेक्शन क्लासेज आर डिफाइन। इसके लिए हम क्या करते हैं, डिफरेंट ट्रांजेक्शन की क्लासेज डिफाइन कर देते हैं। क्लास है सपोज डिपॉजिट वाली सारी ट्रांजेक्शन होंगी और क्लास बी सारी विदड्रॉ वाली ट्रांजेक्शन होंगी, हम अपनी मर्जी की क्लासेज डिफाइन कर देते हैं। Our transaction classes contain two set of the data item called the read set and write set। अब जो भी आपने ट्रांजेक्शन क्लास जो है वो बनाई है उस पर आपके पास दो ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं, एक रीड सेट का और दूसरा राइट सेट का। A transaction belongs to a particular class if the transaction read set is the subset of the class read set and the transaction write set is the subset of the write set। In the read phase, each transaction issues its read request for the data item in its read set। In the write phase, each transaction issues its write request।
अब जब दो ऑपरेशन परफॉर्म हो सकते हैं दोनों क्लासेस में, तो किसी ट्रांजेक्शन ने अगर रीड करना है तो वो उसकी किसकी रिक्वेस्ट ट्रांजेक्शन भेजती है, इशू करती है रीड की रिक्वेस्ट, और अगर कुछ राइट करना है तो वो ट्रांजेक्शन किसकी रिक्वेस्ट भेजती है, उसको राइट की रिक्वेस्ट भेजती है। A conflict graph is created for the classes to which the active transaction belong. अब जो भी आपकी एक्टिव ट्रांजेक्शन आइदर वो आपकी डिपॉजिट वाली है या जो आपकी विदड्रॉ वाली है, उनके लिए हमेशा एक कन्फ्लिक्ट ग्राफ क्रिएट किया जाता है जो भी आपकी एक्टिव ट्रांजेक्शन होती हैं। दिस कन्फ्लिक्ट ग्राफ सेट्स ऑफ वर्टिकल, हॉरिजेंटल एंड डायगनल एजेस। इसके पास तीन चीज़ें होती हैं, हॉरिजेंटल, वर्टिकल और डायगनल एजेस होते हैं। A vertical edge connect the two nodes within the class and denotes the conflict within the class. वर्टिकल एज क्या बताती है कि क्लास है, फॉर एग्जांपल डिपॉजिट वाली क्लास में अगर कुछ ट्रांजेक्शन्स का कन्फ्लिक्ट है तो वो किसके थ्रू हमें पता लगता है, वर्टिकल एज के। हॉरिजेंटल एज कनेक्ट्स द टू नोड अक्रॉस द टू क्लासेस एंड डिनोट राइट कन्फ्लिक्ट अमंग द डिफरेंट क्लासेस। और हॉरिजेंटल एज क्या करता है कि क्लास ए और क्लास के बी के बीच आपस में कुछ राइटिंग के कन्फ्लिक्ट हैं तो उसको हैंडल करता है। और डायगनल एज क्या करता है कि दो डिफरेंट क्लासेस के बीच में रीड और राइट वाले ऑपरेशन में कोई कन्फ्लिक्ट है तो उसको हैंडल करता है। The conflict graph are analyzed to ascertain whether the two transaction within the same class or across two different classes can be run in parallel or not. कन्फ्लिक्टिंग ग्राफ का बेसिक पर्पस ये है कि ये डिसाइड करता है जो दो डिफरेंट क्लासेस में हमारी दो ट्रांजेक्शन है कि वो पैरेलल रन हो सकती हैं या नहीं रन हो सकती। ओके, लास्ट वन इज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑप्टिमिस्टिक कंकरेंसी कंट्रोल एल्गोरिदम। इसके हमने 3 रूल पढ़े थे जिसमें हम एक ऑप्टिमम रूल डिफाइन कर देते हैं कि पहले ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूट होगी, देन वैलिडेट होगी, देन ही कमिट होगी। इसी तरह हम डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सिस्टम के लिए ये जो 2 रूल्स हैं इनके बेस पे अपना ऑप्टिमिस्टिक कंकरेंसी कंट्रोल एल्गोरिदम जो है वो उसको रन करते हैं। अब रूल नंबर 1 क्या है? According to rule 1, a transaction must be validated locally at all the sites when it execute. यानी कि हर सर्वर के पास ही ट्रांजेक्शन जो है वो पहले वैलिडेट हो जानी चाहिए कि ये राइट ट्रांजेक्शन है या नहीं। If the transaction is formed to be invalid at any site, it is aborted. ताकि अगर आपकी कोई फेक ट्रांजेक्शन है वो उसी साइट पे ही ख़त्म कर दी जाए, उसको वहीं पे अबॉर्ट कर दिया जाए। Local validation guarantees that the transaction maintains serializability at the site where it has been executed. After the transaction passes the local validation test, it is globally validated. अगर आप अपने ही सर्वर पे चीज़ वैलिडेट कर लेंगे तो बाकी सारे सर्वर पे भी ओके हो जाएगी वो ट्रांजेक्शन, डिफरेंट साइट्स पे भी। रूल नंबर 2 के अकॉर्डिंग क्या है? आफ्टर द ट्रांजेक्शन पासिंग द लोकल वैलिडेशन टेस्ट इट शुड बी ग्लोबली वैलिडेटेड। यानी कि रूल नंबर 1 भी फॉलो करें। Global validation ensures that if the two conflicting transactions run together at more than the one site, they should commit in the same relative order at that of the sites they run together. रूल नंबर 2 ये है कि जब आपने अपनी लोकली साइट पे अपनी ट्रांजेक्शन्स को वैलिडेट कर लिया है तो वो ग्लोबली ऑलरेडी वैलिडेट हो चुकी हैं, और जब वो ग्लोबली ऑलरेडी वैलिडेट हो चुकी हैं ट्रांजेक्शन्स, तो एक ट्रांजेक्शन जिस टाइम कमिट करेगी हर साइट पे वो ट्रांजेक्शन उसी टाइम पे कमिट होगी। उनके बीच में कोई कन्फ्लिक्ट नहीं आना चाहिए कि साइट 1 पे 5:10 पे कमिट होगी और साइट 2 पे 5:15 पे कमिट हुई। नो, दिस में रिक्वायर अ ट्रांजेक्शन टू वेट फॉर अनदर कन्फ्लिक्टिंग ट्रांजेक्शन आफ्टर वैलिडेटिंग बिफोर द कन्फ्लिक्ट। The requirement makes the algorithm less optimistic since a transaction may not be able to commit as soon as its validation at the same site. क्या कह रहा है कि ये जो है आपके एल्गोरिदम को लेस, ये वाली जो अप्रोच है जिसमें सारी ट्रांजेक्शन जो हैं वो सेम टाइम पे कमिट हो जानी चाहिए, ये आपके एल्गोरिदम की एफिशिएंसी जो है उसको डिक्रीज़ करता है, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि वो ट्रांजेक्शन जो कि कमिट वैलिडेट हो चुकी है वो अभी इस कंडीशन में ना हो कि वो कंप्लीट हो और वो कमिट कर सके। ओके बेटे, दिस इज़ ऑल अबाउट कंकरेंसी कंट्रोल। किसी बच्चे को इसमें से कुछ समझ नहीं आया हुआ तो वो मुझसे पूछ लेंगे। दैट्स ऑल, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।